नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको बिजनेस मेथड का चैप्टर 4 पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 है उसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। साथियों हमने इसके अब तक 100 क्वेश्चन बना लिए हैं और करीब 200 क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे हमारे ऐप में। प्ले स्टोर ऐप पे आप वर्षिका एकेडमी ऐप पर आप ये देख सकते हैं साथियों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पराक्रम लिखित अधिनियम अर्थात विनियम साध्य विलेख कब लागू हुआ तथा कौन से भारतीयों पर लागू होता है। ध्यान रखना, कौन से भारतीयों पर। 1 मार्च 1882 को भारतीय एवं गैर भारतीय दोनों पर, 1 मार्च 1881 को भारतीय एवं गैर भारतीय दोनों पर, 1 मार्च 1882 केवल भारतीय पर, 1 मार्च 1881 को केवल भारतीय पर। तो साथियों देखो, आपको ये तो पता होगा कि ये 1 मार्च 1882 को लागू किया गया, ठीक है। और लेकिन ऑप्शन में ये कह रहा है कि ये कि भारतीय गैर भारतीय दोनों पर है या केवल भारतीय पर। तो साथियों इसमें आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा क्या? भारतीय और गैर भारतीय दोनों पर लागू है। ठीक है। विनियम साध्य विलेख वह है जिसका स्वामित्व उस किसी भी व्यक्ति को मिल जाता है जो सद्भाव से मूल्य या प्रतिफल देकर प्राप्त करता है। ठीक है, अर्थात जो कोई मूल्य या प्रतिफल देकर प्राप्त करता है, भले ही जिस व्यक्ति ने उसे प्राप्त किया हो उसके स्वामित्व में कोई दोष क्यों न हो। यह परिभाषा किसने दी है? न्यायाधीश विलिस ने, न्यायाधीश एंजल ने, न्यायाधीश रमन ने, न्यायाधीश पीटर ने। तो साथ ही इसमें आपको आंसर देना है न्यायाधीश विलिस ने ये परिभाषा दी है। विनियम साध्य विलेख की विशेषता नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी कौन सी विशेषता नहीं है। क्या ये एक लिखित आदेशानुसार देय है। असीमित संख्या में अंतरण होता है, अंतरण की सूचना आवश्यक नहीं है। सशर्त आदेश होता है, धनराशि मुद्रा में होनी चाहिए, हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए और अच्छा स्वामित्व होना चाहिए। तो ठीक है साथियों, अब इसमें कौन सी विशेषता नहीं है, देखो गौर से देखो आप। आंसर आएगा सशर्त आदेश। ये बात गलत है। ठीक है, सशर्त अर्थात शर्त रहित आदेश होना चाहिए इसमें। ठीक है। विनियम साध्य विलेख के स्वीकृति के समय के संबंध में धारणा क्या है? क्या धारणा? स्वीकृति के समय कब स्वीकृत होगा? स्वीकृति उस पर अंकित तिथि के बाद किंतु परिपक्वता की तिथि से पूर्व उचित समय में दी गई है। स्वीकृति कब है? उसमें अंकित तिथि के बाद किंतु परिपक्वता तिथि से पूर्व उचित समय दी गई है, यह माना जाएगा। या स्वीकृति उस पर अंकित तिथि के बाद किंतु परिपक्वता की तिथि के बाद उचित समय में दी गई है। ठीक है, यहाँ बाद और यहाँ पूर्व, यहाँ बाद और यहाँ बाद। ठीक है, उस पर अंकित तिथि के बाद दी गई है, स्वीकृति उस पर अंकित तिथि को दी गई है। तो स्वीकृति के संबंध में साथियों विनियम साध्य विलेख में स्वीकृति के संबंध में कौन सी धारणा प्रचलित है? आंसर आएगा अंकित तिथि के बाद किंतु परिपक्वता तिथि से पूर्व उचित समय में दी गई हो। ठीक है। वैधानिकता के आधार पर विनियम साध्य विलेख का निम्न में से एक प्रकार है। अब हम बात कर रहे हैं प्रकार की। कौन से प्रकार की? विनियम साध्य विलेख को किसके आधार पर? वैधानिकता के आधार पर। सहयोग हुंडी, राजकोषीय बिल, जीवन बीमा पत्र या प्रतिज्ञा पत्र। तो आपको आंसर देना साथियों प्रतिज्ञा पत्र। निम्नलिखित प्रलेखों में से प्रथाओं या परंपराओं के आधार पर एक विलेख है। अब हम बात कर रहे हैं वो वैधानिकता पे था, अब प्रथाओं परंपराओं के आधार पर कौन सा एक विलेख है? डाक वारंट है, पोस्टल ऑर्डर है, जीवन बीमा पत्र है या सहयोगी हुंडी है। तो साथियों देखो इसका ऑप्शन क्या आएगा? द आंसर आएगा सहयोगी हुंडी को प्रथाओं परंपराओं के आधार पर बांटा गया है। सातवें चलते हैं। प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र एवं चेक किस प्रकार के विलेख के उदाहरण हैं? प्रथाओं या परंपराओं के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर या सामाजिकता के आधार पर। तो साथियों आपको आंसर देना वैधानिकता के आधार पर। जीवन बीमा, पोस्टल ऑर्डर, लदान, घाटपाल का प्रमाण पत्र इत्यादि कौन से प्रलेख हैं? विनियम साध्य प्रलेख, सुपुर्दगी प्रलेख, भुगतान प्रलेख, कोई भी नहीं। साथियों महत्वपूर्ण है ये कौन सा? आंसर आएगा सुपुर्दगी प्रलेख कहलाएगा ये। पराक्रम लिखित या विनियम साध्य विलेख के संबंध में निम्न धाराओं को सुमेलित कीजिए। विदेशी लिखित, पराक्रम लिखित, अंतर्देशीय लिखित और पराक्रमण, यह परिभाषा दी गई है। ठीक है साथियों,
तो ये परिभाषा दी गई है। तो मैं बता देता हूँ आपको। विदेशी लिखित की परिभाषा दी गई धारा 12 में, प्राक्रम्य लिखित की धारा 13 में, ये महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक। अंतर्देशीय लिखित की है 11 में और प्राक्रमण की 14 में दी गई है। मैं ख को 500 रुपये और वे अन्य सब राशियां जो उसे शोध्य होगी संदत्त करने का वचन देता हूँ। यह विलेख कहलाएगा विनिमय पत्र, चेक, वचन पत्र या प्रतिज्ञा पत्र या प्राक्कर्म। साथियों यहाँ हो सकता है ये ऐसा कैसा आप पे आ जाए, ध्यान रखना इसको। आंसर आएगा स, वचन पत्र या प्रतिज्ञा पत्र। बैंक नोट या करेंसी नोट का क्या प्रतिज्ञा पत्र के उदाहरण है? नहीं, हाँ, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। बात कर समझो इस क्वेश्चन का। बैंक नोट और करेंसी नोट क्या प्रतिज्ञा पत्र के अर्थात वचन पत्र के उदाहरण हैं? तो आपको क्या आंसर देना साथियों? नहीं, आंसर देना, ठीक है। प्रतिज्ञा पत्र या वचन पत्र के पक्षकार कौन होते हैं? लेखक, लेनदार या अदाता? लेखक, लेनदार और देनदार, लेनदार और अदाता, लेखक, देनदार और अदाता, ठीक है। तो ऑप्शन इस प्रकार से हैं, तो इसको एक बार रट लेना आप, लेखक, लेनदार और अदाता, ठीक है। यहाँ लेनदार ओब्लिक अदाता इसलिए लगाया कि हो सकता लेखक और अदाता आ जाए, तो आप कंफ्यूज न हो, ठीक है। प्रतिज्ञा पत्र एवं विनिमय पत्र के संबंध में गलत कथन है। अब हम चर्चा कर रहे हैं गलत कथन की, ठीक। प्रतिज्ञा पत्र धारा 4 में एवं विनिमय पत्र धारा 5 में उल्लेख किया गया है। प्रतिज्ञा पत्र में 2 पक्षकार लेखक और देनदार होते हैं, जबकि विनिमय पत्र में 3 पक्षकार लेखक, देनदार और लेनदार होता है। प्रतिज्ञा पत्र में केवल लेखक और लेनदार एक व्यक्ति हो सकते हैं, जबकि विनिमय पत्र में अलग अलग। प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित वचन होता है, जबकि विनिमय पत्र शर्त रहित आदेश होता है, ठीक है। तो इसमें आपको गलत आंसर बताना साथियों, तो आपका इसमें गलत आंसर है, आंसर है प्रतिज्ञा पत्र में लेखक और लेनदार एक व्यक्ति हो सकते हैं, जबकि विनिमय पत्र में अलग अलग। ये बात गलत है। प्रतिज्ञा पत्र एवं विनिमय पत्र के संबंध में गलत कथन है। प्रतिज्ञा पत्र वाहक को देय नहीं लिखा जा सकता, जबकि विनिमय पत्र वाहक को देय हो सकता है। समझो, प्रतिज्ञा पत्र वाहक को देय नहीं लिखा जा सकता, जबकि विनिमय पत्र वाहक को देय हो सकता है। प्रतिज्ञा पत्र अनादृत होने पर प्रसाक्ष्य की आवश्यकता होती है, जबकि विनिमय पत्र अनादृत होने पर प्रसाक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिज्ञा पत्र में लेखक का दायित्व प्राथमिक होता है, जबकि विनिमय पत्र में लेखक का दायित्व द्वितीय होता है। प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित वचन होता है, जबकि विनिमय पत्र शर्त रहित आदेश होता है। तो इसमें साथियों आपका आंसर क्या आएगा? कौन सा गलत है? प्रतिज्ञा पत्र अनादृत होने पर प्रसाक्ष्य की आवश्यकता होती है, जबकि विनिमय पत्र अनादृत होने पर प्रसाक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। ये बात गलत है। भारत के निवासी व्यक्ति पर भारत के बाहर लिखा गया विनिमय पत्र कहलाता है विदेशी विनिमय पत्र, देशी विनिमय पत्र, अनुग्रह विनिमय पत्र या व्यापारिक विनिमय पत्र। तो साथियों इसमें आएगा आपका आंसर है विदेशी विनिमय पत्र। विदेशी विनिमय पत्र सामान्यतः कितनी प्रतियों में बनाए जाते हैं? 2, 3, 4 या 1। तो आंसर आएगा 3 प्रतियों में बनाए जाते हैं, ठीक है। जब कोई विनिमय पत्र इस प्रकार से लिखा जाता है कि उसे विनिमय पत्र या प्रतिज्ञा पत्र दोनों ही समझा जा सके, तो उसे कहेंगे विदेशी विनिमय पत्र, संदिग्ध विनिमय पत्र, अनुग्रह विनिमय पत्र या व्यापारिक विनिमय पत्र। तो उसे अपन कहेंगे साथियों संदिग्ध विनिमय पत्र। जब कोई विनिमय पत्र को खाली छोड़ देता है या उस पर अपूर्ण विनिमय साध्य विलेख के रूप में कुछ लिखकर दे देता है, उसे कहते हैं अपूर्ण विलेख, देशी विनिमय पत्र, अनुग्रह विनिमय पत्र या व्यापारिक विनिमय पत्र। तो आपको क्या कहना साथियों? आंसर देना उसको अपूर्ण विलेख, क्योंकि इसमें कुछ खाली छोड़ दिया इसने, ठीक। ऐसा विलेख जो निश्चित समय बाद देय हो उसे कहा जाता है सामयिक विलेख, मांग पर देय विलेख, अनुग्रह विनिमय पत्र या बनावटी विनिमय पत्र, ठीक है साथियों। ऐसा विलेख जो निश्चित समय के बाद देय हो उसे कहते हैं सामयिक विलेख। ये महत्वपूर्ण है। हुंडी के निम्न में से प्रकार हैं देशी, विदेशी, दर्शनी, मियादी, नामजोग, जोखिम, सहाजोग या फरमानजोग। तो साथियों हुंडी के जो प्रकार हैं उसमें आपको आंसर देना है दर्शनी और मियादी। ऐसी हुंडी जिसका भुगतान उसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को हो उसे कहते हैं नामजोग हुंडी, दर्शनी हुंडी, सहाजोग हुंडी
या फरमानजोग हुंडी। तो इसमें आपको साथियों आंसर देना है सहजोग हुंडी कहेंगे उसे। ऐसी हुंडी जिसका भुगतान केवल आदेशित व्यक्ति को ही किया जाए उसे कहते हैं फरमानजोग हुंडी, नामजोग हुंडी, जवाबी हुंडी या सहजोग हुंडी। तो इसमें आपका आंसर आएगा साथियों फरमानजोग हुंडी। निम्न में से चेक के संबंध में सही कथन नहीं है। अब चेक है, आपने पढ़ा हुआ चेक, कौन सा कथन गलत है? देखो, चेक के 3 प्रकार होते हैं, लेखक, आदेशित और अदाता। चेक वाहक, आदेशित और तथा रेखांकित हो सकता है। चेक की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। चेक एक शर्त रहित आदेश होता है। तो साथियों इसमें आपका आंसर है कौन सा गलत कथन? ये चेक की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, ये बात गलत है। चेक और विनिमय पत्र के संबंध में गलत कथन है। चेक हमेशा बैंक पर लिखा जाता है जबकि विनिमय पत्र व्यक्ति पर। चेक के भुगतान में अनुग्रह दिवस दिए जाते हैं जबकि विनिमय पत्र में नहीं दिए जाते। चेक पर स्टाम्प नहीं लगते, विनिमय पत्र पर स्टाम्प लगाया जाना आवश्यक है। इसका भुगतान देश की प्रचलित मुद्रा में होता है जबकि विनिमय पत्र का भुगतान विदेशी मुद्रा में भी हो सकता है। इस प्रकार के ऑप्शन में साथियों आपका आंसर कौन सा गलत है? वह गलत है। चेक के भुगतान में अनुग्रह दिवस दिए जाते हैं जबकि विनिमय पत्र में नहीं दिए जाते, ये बात गलत है। लेखीवाल, ऊपरवाल और जिक्रीवाल की परिभाषा विनिमय साध्य विलेख में दी गई है, धारा 4 में, धारा 7 में, धारा 6 में, धारा 2 में। तो आपको आंसर देना साथियों स देना, धारा 6 में इसका उल्लेख किया गया। चेक के संबंध में परिपक्वता तिथि के संबंध में सही कथन है। परिपक्वता तिथि नहीं होती क्योंकि ये मांग पर ही लिखा जाता है। परिपक्वता तिथि होती है क्योंकि ये मांग पर देय होती है। दोनों या कोई भी नहीं। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा ए। इसमें परिपक्वता तिथि नहीं होती है क्योंकि ये मांग पर लिखा जाता है, इस कारण चेक की परिपक्वता तिथि नहीं मानी जाती। विनिमय पत्र या प्रतिज्ञा पत्र की परिपक्वता तिथि क्या होगी? जिसको वह शोध होती है, जिसको वह लिखी गई है, जिसको वह पृष्ठांकित की गई है या धारक को। तो इसमें आंसर आएगा साथियों आंसर है जिसको वह शोध होती है। विनिमय पत्र या प्रतिज्ञा पत्र में अनुग्रह दिवस कब जोड़े जाते हैं? मांग पर देय हो, दर्शन पर देय हो, प्रस्तुति पर देय हो या सभी स्थिति में। तो साथियों इसका आंसर आएगा द। ये महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है। जब विलेख किस्तों में देय हो तथा किस्त मांग पर देय हो तो अनुग्रह दिवस के संबंध में सही कथन है। जब किस्तों पे हो और मांग पे हो तब। किस्तों में 3 दिवस जुड़ेगा परंतु मांग पर नहीं। किस्तों में 3 दिवस नहीं जुड़ेगा परंतु मांग पर जुड़ेगा। दोनों ही सही है या कोई भी सही नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में साथियों आपका आंसर आएगा किस्तों में 3 दिवस जुड़ेगा परंतु मांग पर अनुग्रह दिवस नहीं जुड़ेगा, ठीक है। 30 जनवरी सन 2009 को लिखा गया एक विनिमय साध्य विलेख तिथि से 1 माह पश्चात देय है तो ऐसे विलेख का भुगतान में अनुग्रह दिवस जोड़ने पर होगा 28 फरवरी, 3 मार्च, 2 मार्च या 4 मार्च। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा ब 3 मार्च, ठीक है साथियों लगभग हमने इसके 150 से 200 क्वेश्चन बनाए हैं और वर्षिका एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पे आप बिजनेस मेथड पे इसको देख सकते हैं, ठीक है साथियों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।